नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे तीर्थों के तीर्थ यानी कि संगम नगरी प्रयागराज की। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की हम बात करेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सूबे की योगी सरकार पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पानी के संकट की भी करेंगे तो वहीं चलते चलते देखिए जन सरोकारों से जुड़ी वो खबर जो चिकित्सा के क्षेत्र में कीर्तिमान रच रही है, यानी कि लखनऊ के जीएमयू के नाक कान गला विभाग की उपलब्धि से जुड़ी खास खबर हम आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। तीर्थों के तीर्थ यानी कि संगम नगरी प्रयागराज में देश ही नहीं वरन पूरे विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक महाकुंभ का महाआयोजन 2025 में होना है। इस बार के महाकुंभ में बड़ा आध्यात्मिक समागम होगा, जिसको सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। महाकुंभ की तैयारी की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। ये खास रिपोर्ट देखें। महाकुंभ मेला जिला का दायरा, संगम और उसके आसपास का क्षेत्र, 4 तहसील और उसके 67 गांव शामिल। 4 तहसीलों में सदर, सोराब, फूलपुर और करछना। महाकुंभ मेला जिले में अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था। मेला अधिकारी ही अब इस जिले के जिलाधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ के महाआयोजन की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। पहला राजकीय स्नान 13 जनवरी को होगा। साधु संतों और अखाड़े का आना प्रारंभ हो चुका है। प्रयागराज के संगम तट और उसके आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ मेला जिला में संगम और उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा 4 तहसील और उसके 67 गांव शामिल किए गए हैं। इन 4 तहसीलों में सदर, सोराब, फूलपुर और करछना शामिल है। महाकुंभ मेला जिले में अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। मेला अधिकारी भी अब इस जिले के जिलाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे तथा उनके पास वो सारे अधिकार मौजूद रहेंगे जो जिले के जिलाधिकारी के पास होते हैं, जिनका उपयोग इस नए जिले का जिलाधिकारी कर सकेगा। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल रहेंगे। ये जब भी यहाँ प्रयागराज में अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तो उसमें ये व्यवस्था के तहत इसको जो मेला का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है इसको जनपद के रूप में नोटिफाई किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था। प्रयागराज जनपद की 4 तहसीलें हैं, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। इसके कुल सभी तहसीलों में से कुल 67 गाँव मेला क्षेत्र में नोटिफाइड है। तो वो सूचना जारी की गई है शासन द्वारा, उसको कलेक्टर साहब ने यहाँ जारी कर दिया है। अब ये जिले के रूप में फंक्शनल रहेगा मेला अवधि तक। कितने इसमें जो है मतलब गांव के कितने गांव इसमें जो सम्मिलित किए जा रहे हैं? मैंने बताया ना 67 गाँव, 67। जी जी जी। और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ के जो अब जो जिलाधिकारी जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो किस तरीके से? जो मेलाधिकारी साहब हैं वो यहाँ के डीएम रहेंगे और एसएसपी साहब की यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है। जी जी। उनके डीएम साहब के अधीनस्थ यहाँ पर एडीएम्स और एसडीएम्स और नायब तहसीलदार और लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी की तैनाती हुई है। सभी डिपार्टमेंट को सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेट करने का काम। फिलहाल महाकुंभ की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को 10 दिसंबर की डेडलाइन दी है, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसी जटिलता हैं जिनका पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या भूमि आवंटन को लेकर है। खाक चौक व्यवस्था के साधु संतों में भूमि आवंटन को लेकर खासा रोष व्याप्त है। खाक चौक की जमीन को लेकर अभी तक प्रशासन और शिविर के साधु संतों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार साधु संतों के संपर्क में हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। प्रयागराज को गंगा मैया की कृपा से नया जिला घोषित किया गया है। अच्छा है, कुंभ मेला के लिए कुंभ के नाम पर जिला घोषित किया गया, बहुत बढ़िया है। गंगा मैया की कृपा है। तो क्या ऐसे साधु संतों को क्या लाभ होने वाला है? आप लोग जी अवश्य लाभ होगा। ये साधु संतों को लाभ होने की बात नहीं है। विश्व स्तरीय जो सनातन संस्कृति है, हमारी धर्म संस्कृति, उस सभी को लाभ मिलेगा।
क्योंकि हमारी जितनी भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई वर्ण, पंथ, परंपराएं, संप्रदाय हैं, जी उन सब की जो भी धार्मिक संज्ञाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको सुशोभित करना, श्रृंगारित करना, अलंकृत करना हम सबका प्रथम अधिकार है, कर्तव्य है। जी कोई भी जो हमारे जीवन में वस्तु है या पदार्थ है अशुद्ध हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, है ना, तो समय अनुसार उनको सुशोभित किया जाना चाहिए, जिसको उत्कीर्णन कहते हैं। ये वास्तव में महाकुंभ है, ये जिला से भी बढ़कर के है। और हर दृष्टि से अगर देखेंगे आप तो जैसे एक जिला में एक ही एसपी, एक ही नियम होते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के ये जो पावन पर्व चल रहा है, जो एक जिला वरिष्ठ जिला अगर कहा जाए, बड़ा जिला कहा जाए, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केवल महाकुंभ के लिए लगाए गए हैं और वरिष्ठ IAS अफसर महाकुंभ के लिए लगाए गए हैं। कार्य हैं वो 10 तारीख की जो डेडलाइन दी है सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि इसके रेंज में ही इसको पूरा कर लेंगे। और मेला की बसावट का जो कार्य है वो इसके अतिरिक्त है, वो हम लोग कार्य अब हम लोग प्रारंभ हो गया है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और हम लोग समय से पूरा कर रहे हैं। ये आवंटन का कार्य प्रारंभ होता है अखाड़ों से, ये परंपरा रही है। अखाड़ों का वितरण अखाड़ों को किया जा चुका है, उनके कैंप भी लग गए हैं और उनके दी जाती है सरकार की तरफ से, तो वो उसमें लगना शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त दंडीवाड़ा संप्रदाय को भी हम लोगों ने उनका आवंटन कर दिया है। आचार्यवाड़ा को भी आवंटन हो चुका है, खास तौर से बात चल रही है, आजकल भी उनको आवंटन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त महामंडलेश्वरों को आवंटन किया जा चुका है पूजनीय अखाड़ों के संतों को। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आज अन्य क्षेत्र का वितरण कर लिया है। पूरा हम लोगों से एक से लेकर 10 तारीख तक हमारे विभिन्न जो सड़कवार हम लोग गाटा काटते हैं, वो सड़कवार हम लोग का प्रोग्राम रहता है। वो पहले भी ऐसा होता है, उसका हम लोगों ने निर्धारित वो टेबल दे दिया है किस सड़क का जो घाटी का आवंटन किस तारीख को होगा, ये निर्धारित है। तो 10 तारीख तक शेड्यूल्ड है। उसके बाद हम लोग फिर प्रयागवाल को भूमि आवंटित करेंगे। उसके बाद फिर नई संस्थाएं को जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पर हम लोग विचार करके भूमि की उपलब्धता के आधार पर उनको फिर हम लोग। महाकुंभ के मद्देनजर संगम तट के आसपास के क्षेत्र का नाम महाकुंभ नया जिला रखा गया, जिसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का यहां आने का अनुमान है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे, जिसको लेकर प्रयागराज के व्यापारियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जिसमें से एक व्यापारी ऐसे हैं जिनकी कचौड़ी की दुकान है। आश्चर्य की बात यह है कि ये कचौड़ी की दुकान उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए के करार पर मिली है, जिसको लेकर दुकान के मालिक खास उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उन्होंने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उनके लिए व्यापार कम और श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सेवा भाव ज्यादा है, इसलिए काफी कम कीमत पर अपना व्यापार करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं संगम नगरी के संगम तट के ऊपर, जहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पे कचौड़ी भंडार है, जो कि बहुत ही फेमस कचौड़ी भंडार है। अभी से नहीं कई सालों से यहाँ पे स्थापित है। और इसके साथ साथ इस कचौड़ी भंडार की खासियत ये है कि इस बार महाकुंभ में उसको करीब लगभग 1 करोड़ का ठेका मिला है। तो उसके जो प्रोप्राइटर हैं वो है मेरे साथ पंकज मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है इस कचौड़ी भंडार की खासियत। जी पंकज जी, सबसे पहले तो जो आप ये महाराज कचौड़ी भंडार आता है, तो इसको इस बार ऐसा माना जा रहा है, सुनने में आया है कि लगभग 1 करोड़ का ठेका आपको मिला है। हाँ, 5 लाख रुपये का हुआ है। तो इसके बारे में जी शासन द्वारा टेंडर होता है, टेंडर जो हाई बीट करता है उसी को टेंडर प्राप्त होता है। इस बार देश कुंभ और कुंभ में इसका रेट प्रशासन निर्धारित करके सामान्य दिनों भी प्रशासन निर्धारित करते हैं। इसके बाद कुंभ रेट बढ़ जाता है, जैसा कि मेले के करते हैं। इस बार रेवेन्यू इसकी सही गया है 5 लाख रुपये। लगभग 1 करोड़ रुपये मान लीजिए। हाँ, तो ये आपका कितना पूरा 1 साल का है? 1 साल है, ये हमारा 1 साल का हुआ, एक वित्तीय वर्ष हुआ है अगस्त तक का टेंडर। पूरा महाकुंभ इसमें आपका कवर हो जाएगा। हाँ, ये पूरा महाकुंभ है हमारे इसमें, और वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, वित्तीय वर्ष के लिए हुआ है। तो पंकज जी, इस बार आपको मालूम है कि ये महाकुंभ होने जा रहा है, बहुत ही अनोखा महाकुंभ होने, अद्भुत महाकुंभ होने जा रहा है यहाँ पे, और करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको लगता है इतनी बड़ी जनसंख्या में जो लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं, पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसको कैसे आप कवर करेंगे? किस तरीके से आप उनको जो है अपने कचौड़ी भंडार को आपके आएंगे और आपको यहाँ से जो है उसको यहाँ पे वो खरीदेंगे, तो कैसे इतनी बड़ी संख्या को आप जो है मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज हो जाएगा, हम सब मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इसके सामान्य मेला कुंभ में ही हम काम करते हैं, हम बराबर काम करते हैं। और श्रद्धालु के लिए प्रशासन द्वारा रखा ही गया है, उसकी सेवा के लिए भी, सुविधा के लिए, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा रेट नहीं रखा गया है। 40 रुपये रेट रखा गया है, ओवर रेट भी रखा गया है, जिससे कि हर आदमी को दिक्कत नहीं।
और हर आदमी के सेवा भाव के लिए है, बाकी हनुमान जी गंगा माई सब के सहारे से लिया जाता है, ये होता है। 2025 में होने वाला महाकुंभ पिछले सभी मेलों, महाकुंभ और अर्ध कुंभ से बिल्कुल अलग और सबसे अनोखा होने वाला है। यहाँ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होने वाला है, जिसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु गंगा मैया की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से के न्यूज इंडिया के लिए मधुर दरबारी की खास रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर जल आपूर्ति के लिए काफी हद तक बारिश के जल पर निर्भर है। सितंबर से अब तक बारिश नहीं होने की वजह से यहां सूखे जैसे हालात बन गए हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला समेत कई जिलों में पानी की किल्लत, बारिश नहीं होने से परेशानी बढ़ी। जल स्तर में गिरावट से आपूर्ति प्रभावित। न हुई बारिश तो सूख जाएगा धर्मशाला। 90 लाख लीटर प्रतिदिन की डिमांड, घट रहा पानी। जल शक्ति मंडल धर्मशाला की अधिकतर पेयजल योजनाएं प्रभाव की हैं, कुछ ट्यूबवेल पर आधारित। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक धर्मशाला है। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती है। जो घूमने के शौकीन होते हैं वो आपको धर्मशाला में जरूर दिख जाएंगे। ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक बाइक राइड के इरादे से भी आते हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर ऊंचे विशालकाय देवदार के घने जंगलों को करीब से देखने का अनोखा एहसास होता है। हालांकि धर्मशाला पर अब एक नया संकट मंडरा रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। दरअसल करीब 2 महीने से बारिश न होने के चलते लंबे ड्राई स्पेल की मार प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी पड़ सकती है। धर्मशाला की बात करें तो जल शक्ति विभाग के भटेड़ खड्ड स्रोत का पानी कम हो गया है, जबकि गजो खड्ड स्रोत में पर्याप्त पानी है। विभाग का दावा है कि अभी तक स्थिति संतुलित बनी हुई है, लेकिन साथ ही विभाग ने आशंका भी जताई है कि जल्द बारिश न हुई तो स्थिति गंभीर होने की भी पूरी संभावना है। गौरतलब है कि धर्मशाला क्षेत्र में इतना लंबा ड्राई स्पेल पहली बार देखा गया है। सितंबर महीने के बाद बारिश न होने की वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग की कुछ जल योजनाएं ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं को बारिश का ही इंतजार रहता है। इसके लिए शहर भर में वाटर सप्लाई के लिए पर्याप्त जल स्तर की जरूरत होती है। धर्मशाला क्षेत्र में इतना लंबा ड्राई स्पेल अभी तक देखा नहीं गया था। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। सितंबर माह के बाद से बारिश नहीं हुई है। धर्मशाला की मैक्सिमम स्कीमें जो हैं प्रवाह योजना है, यानी हमारी ग्रेविटी की स्कीमें हैं सारी की सारी। बहुत कम स्कीमें हैं जो ट्यूबवेल बेस्ड हैं। तो एज सच अभी तक ऐसा तो नहीं है कि हम किसी बड़ी विकट परिस्थिति में हों। पानी पर्याप्त रूप से शहर को दिया जा रहा है। लगभग शहर में 90 लाख लीटर पानी जो है डेली जो है हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला शहर में 90 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। जल शक्ति मंडल धर्मशाला की अधिकतर पेयजल योजनाएं प्रवाह की हैं, जबकि कुछ ट्यूबवेल पर आधारित हैं। एक गजो खड्ड से पानी आता है, जिसका ट्रीटमेंट प्लांट धार में बना हुआ है, और दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट हमारा नड्डी में है। उसमें भी तकरीबन 4.5 MLD का प्लांट है। वहाँ जो नड्डी का प्लांट है वहाँ बटेड़ खड्ड से पानी आ रहा है। बटेड़ में पानी ज़रूर कम हुआ है, और ये पानी अगर बारिशें नहीं होती हैं तो पानी और कम होने की
मतलब हमें लग रहा है कि पानी कम हो जाएगा और उससे हम थोड़ी सी गंभीर स्थिति में पहुंचेंगे। और जहां तक गजेऊ खड्ड का सोर्स है वो फ़िलहाल पर्याप्त है, वहां पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि विभाग का दावा है कि अभी पेयजल को लेकर विकट स्थिति नहीं आई है। शहर में पर्याप्त रूप से पानी की सप्लाई दी जा रही है। राजधानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से इस साल रबी की फसलों की बुआई में भी देरी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। एक प्रेरणादायक खबर है जो जन सरोकारों के हितों से जुड़ी है। दरअसल लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू का नाक कान और गला विभाग लगातार उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। केजीएमयू के ईएनटी विभाग ने, आपको बता दें, कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए एक गरीब परिवार की बच्ची की जिंदगी बदल दी है। यह घटनाक्रम सिर्फ एक बच्ची की सुनने की क्षमता वापस पाने की नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो महंगे इलाज के चलते बेबस महसूस करते हैं। हमारी खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है। केजीएमयू लखनऊ में कॉकलियर इम्प्लांट की बेहतर सुविधा। ईएनटी विभाग हेड प्रोफेसर अनुपम मिश्रा, डॉक्टर रजत जैन और उनकी टीम का बड़ा कमाल। कॉकलियर इम्प्लांट कर कान में लगाई मशीन, जिसका खर्च बाहर निजी अस्पताल में 18 से 20 लाख है। मरीज का ऑपरेशन 50,000 में कर मरीज को सकुशल घर भेजा। केजीएमयू में हर सप्ताह तकरीबन 4 से 5 जटिल से जटिल ऑपरेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई अन्य प्रदेशों के मरीजों की समस्या का होता है निदान। केजीएमयू के ईएनटी विभाग की उल्लेखनीय पहल। केजीएमयू ईएनटी विभाग के हेड प्रोफेसर अनुपम मिश्रा, डॉक्टर रजत जैन और उनकी टीम ने लगभग 16 से 20 लाख रुपए के महंगे कॉकलियर इम्प्लांट को एक तरह से मुफ्त में सफलतापूर्वक कर दिखाया। ये ऑपरेशन न सिर्फ एक बच्ची के लिए वरदान साबित हुआ जो सुनने की क्षमता खो चुके बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। So it has an anti-pyretic, anti-inflammatory. So my purpose of giving PCN in this case, that it reduces pain, it reduces inflammation, and it reduces edema also. So इसीलिए मैं और इससे safe for kidney. So we can give for long time. और कैसा है ना? बता दें कि इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराई गई, जो विभाग के मुखिया प्रोफेसर अनुपम मिश्रा के विशेष प्रयासों से संभव हो सका। मरीज को अपने खर्च से केवल कुछ हजार की दवाइयों का इंतजाम ही करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, क्या परेशान कर रहे हैं, जाने से रखे ना भर्ती हो और इसमें वो करेंगे, हमारा पूरा जांच करेंगे, फिर बता दें क्या अगर हो सके तो एक बार टूल करवा देंगे। अरे ये सब ना करो, आइए माता जी, दरअसल इस बच्ची के इलाज ने कई जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई राह खोल दी है। महंगे इलाज से जूझ रहे लोगों को अब ये समझने की जरूरत है कि केजीएमयू जैसी सरकारी संस्थाएं भी अत्याधुनिक इलाज की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। जुकाम हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जुकाम बढ़ने की वजह से तो तबीयत थोड़ी अचानक ज़्यादा खराब हो गई, तो उसकी वजह से मतलब सुनाई नहीं देने लगा, अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो सुनाई नहीं दे। उसके बाद फिर अचानक अंदर से आवाज़ आने लगी, तो इस वजह से सुन नहीं पाए, तो बस क्या हो, फिर दवा कराया, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बारे में बोला। उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ आपको देख रहे हैं, अपने यहाँ के डॉक्टर्स के इलाज से आप संतुष्ट हैं? और कितना खर्चा आ रहा है आपका ऑपरेशन का यहाँ पे? 5.5 लाख। तो 5.5 लाख मांगे ऑपरेशन के लिए।
तो 5.5 लाख मांगे तो आपको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष से कुछ राहत मिली? हाँ, राहत मिली है, 5 लाख की राहत मिली है, 50 लाख को भर रहे हैं, 50,000 आप स्वयं भर रहे हैं और 5 लाख रुपए की भारत सरकार और राज्य सरकार ने आपको अनुदान दिया है। कल्याणी द्वारा से आया है, शायद वहीं से दोनों आए। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नई बस्ती लोकेशन पर। अच्छा, तो आप यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं ना पूरी तरीके से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। डॉक्टर अच्छे से बात भी करते हैं, अच्छे से बोलते भी हैं, समझाते भी, समझ में मुझे नहीं आता कभी समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। आपने बाहर कहीं पे दिखाया है? ये बाहर मैंने दिखाया था, कहीं और था तो वहाँ में समझ में नहीं आया था, तो फिर हमको ठीक। सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करें। केजीएमयू में नाक कान गला की सर्जरी फ्री में होती है। जो मशीन फिट की जाती है उस मशीन के लिए पीएम और सीएम रिलीफ फंड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मरीज को दोनों जगह से फंड मिल जाए तो ऑपरेशन में 10 से 12 हजार का ही खर्च आता है। मशीन विदेश से आती है। अभी भारत में जो बन रही है उसका ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर रजत जैन और उनकी टीम की ये कोशिश न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक उपलब्धि है बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि बेहतर इलाज केवल प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बेहतर इलाज की सुविधा संभव है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये प्रयास उन सभी परिवारों के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते। उम्मीद है कि ये कहानी उन तक भी पहुँचेगी जिनके लिए ये इम्प्लांट एक सपना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।